नमस्कार, मैं विज्ञान कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुनता जा में स्वागत करता हूँ। आज हम अध्याय 7 के पांडे बेचन शर्मा जी के द्वारा लिखे गए उसकी माँ कहानी की एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम पांडे बेचन शर्मा जी के बारे में कुछ बातें जान लें। पांडे बेचन शर्मा उग्र का जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के चुनार नामक ग्राम में हुआ था। परिवार में अभाव के कारण उन्हें व्यवस्थित शिक्षा पाने का सुयोग नहीं मिला, मगर अपनी नैसर्गिक प्रतिभा और साधना से उन्होंने अपने समय के अग्रणी गद्य शिल्पी के रूप में अपनी पहचान बनाई। अपने तेवर और शैली के कारण उग्र जी अपने समय में के चर्चित लेखक रहे। अपने कवि मित्र निराला की तरह उन्हें भी पुरातन पंथियों के कठोर विरोध का सामना करना पड़ा। पत्रकारिता से उग्र जी का सक्रिय संबंध था। वे आज विश्वामित्र, स्वदेश, वीणा, स्वराज्य और विक्रम के संपादक रहे, लेकिन मतवाला मंडल के प्रमुख सदस्य के रूप में उनकी विशेष पहचान है। उग्र जी ने शताधिक कहानियाँ लिखी हैं जो पंजाब की महारानी, रेशमी, पोली इमारत, चित्र विचित्र, कंचन सी काया, काल कठोरी, ऐसी होली खेलो लाल, कला का पुरस्कार आदि में संकलित हैं। चंद हसीनों की खतूत, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल, मनुष्यानंद आदि अनेक यथार्थवादी उपन्यासों की रचना भी उन्होंने की। कहानी और उपन्यास के अतिरिक्त आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र आदि के क्षेत्रों में भी उनकी लेखनी गतिशील रही। उनकी आत्मकथा अपनी खबर साहित्य जगत में बहुचर्चित है। उन्होंने महात्मा ईशा, जो कि नाटक है, और ध्रुवाधारण, एक खंड काव्य है, की भी रचना की है। उग्र जी की कहानियाँ की भाषा सरल, अलंकृत और व्यवहारिक है, जिसमें उर्दू के व्यवहारिक शब्द भी अनायास ही आ जाते हैं। भावों को मूर्तिमंत करने में इनकी भाषा अत्यधिक सजीव और सशक्त कही जा सकती है, जो पाठक के मर्म स्थल पर सीधा प्रहार करती है। भावों के अनुरूप इनकी शैली भी व्यंग्यपरक है। इसकी कहानियों में उसकी माँ, शाप, कला का पुरस्कार, जल्लाद और देशभक्ति आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। उग्र जी प्रेमचंद युगीन कहानीकार है, जिसके लिए इसलिए उस समय की मुख्य प्रवृत्ति समाज सुधार इनकी कहानियों में भी मौजूद है। उसकी माँ कहानी देश की दुर्वस्था से चिंतित युवा पीढ़ी के विद्रोह को नए रूप में प्रस्तुत करती है। या युवा पीढ़ी के देश की दुर्व्यवस्था का जिम्मेदार शासन तंत्र को मानती है तथा इस शासन तंत्र को उखाड़ फेंकना चाहती है। दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के सर्वनाश में अपना योगदान ही इस पीढ़ी का सपना है। यथार्थ के तूफानों से बेपरवाह यह पीढ़ी जानती है कि नष्ट हो जाना है तो यहाँ का नियम है, जो संवारा गया है वह बिगड़ेगा ही। हमें दुर्बलता के डर से अपना काम नहीं रोकना चाहिए। कर्म के समय हमारी भुजाएं दुर्बल नहीं, भगवान की सशस्त्र भुजाओं की सखियाँ हैं। नई पीढ़ी का यह विद्रोही स्वर जहाँ राजसत्ता से विद्रोह की मशाल लिए खड़ा है, वहीं पूर्ववर्ती पीढ़ी का बुद्धिजीवी समाज अपनी सुविधा के लिए राजसत्ता के तलवे चाटने को तैयार है। इन दिनों के बीच खड़ी है एक माँ, जो अपने बेटा चाहती है अपना लाल और उसकी खुशहाली। समाज के दो सिरों के बीच खड़ी ममतामयी माँ लाख कोशिशों के बावजूद व्यवस्था की चक्की से अपने बेटे को बचा नहीं पाती। पूरी कथा में व्याप्त तत्कालीन जनमानस स्वाधीनता आंदोलन तथा माँ की ममता का सजीव चित्रण पाठक को उद्वेलित करता है। तो अब हम कहानी की ओर बढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है उसकी माँ। दोपहर को ज़रा आराम करके उठा था। अपने पढ़ने लिखने के कमरे में खड़ा खड़ा बड़ी बड़ी अलमारियों में सजे पुस्तकालय की ओर निहार रहा था। किसी महान लेखक की कोई कृति उनमें से निकालकर देखने की बात सोच रहा था, मगर पुस्तकालय के एक सिरे से लेकर दूसरे तक मुझे महान ही महान नजर आए। कहीं गेटे, कहीं रूसो, कहीं मेजनी, कहीं नित्से, कहीं शेक्सपियर, कहीं टॉलस्टॉय, कहीं हुगो, कहीं मोपासा, कहीं डिकेंस, स्पेंसर,
मैकाले, मिल्टन, मॉलियर, उफ, इधर से उधर तक एक से एक महान ही तो थे। आखिर मैं किसके साथ चंद मिनट मन बहलाऊं करूं? यह निश्चय ही ना हो सका। महानों के नाम ही पढ़ते पढ़ते परेशान सा हो गया। इतने से मोटर की पों पों सुनाई पड़ी। खिड़की से झांका तो सुरमई रंग की कोई Fiat खड़ी गाड़ी दिखाई पड़ी। मैं सोचने लगा शायद कोई मित्र पधारे हैं। अच्छा ही है, महानों से जान बची। जब नौकर ने सलाम कर आने वाले का काट दिया तब मैं कुछ घबराया। उस पर शहर के पुलिस सुपरिटेंडेंट का नाम छपा था। ऐसे बेवक्त ये कैसे आए? पुलिसपति भीतर आए। मैंने हाथ मिलाकर चक्कर खाने वाली एक गद्दीदार कुर्सी पर उन्हें आसन दिया। वे व्यापारिक मुस्कुराहट से लैस होकर बोले, इस अचानक आगमन के लिए आप मुझे क्षमा करें। आज्ञा हो, मैंने भी नम्रता से कहा। उन्होंने पॉकेट से डायरी निकाली। डायरी से एक तस्वीर। बोले, देखिए इसे ज़रा बताइए तो, आप पहचानते हैं इसको? हाँ, पहचानता तो हूँ, ज़रा सहमते हुए मैंने बताया। इसके बारे में मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछिए। इसका नाम क्या है? लाल। मैं इसी नाम से बचपन से ही इसे पुकारता आ रहा हूँ, मगर यह पुकारने का नाम है। एक नाम कोई और है, सो मुझे स्मरण नहीं। कहाँ रहता है ये? सुपरिटेंडेंट ने मेरी ओर देखकर पूछा। मेरे बंगले के ठीक सामने एक 2 मंजिला कच्चा पक्का घर है, उसी में वह रहता है। वह है और उसकी बूढ़ी माँ। बूढ़ी का नाम क्या है? जानकी। और कोई नहीं है इसके परिवार में? दोनों का पालन पोषण कौन करता है? 7-8 वर्ष हुए लाल के पिता का देहांत हो गया। अब उस परिवार में वह और उसकी माता ही बची हैं। उसका पिता जब तक जीवित रहा बराबर मेरी जमींदारी का मुख्य मैनेजर रहा। उसका नाम रामनाथ था। वही मेरे पास कुछ 1000 रुपये जमा कर गया था, जिससे अब तक उनका खर्चा चल रहा है। लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है। जानकी को आशा है वह 2 साल बाद कमाने और परिवार को संभालने लगेगा। मगर क्षमा कीजिए, क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि आप उसके बारे में क्यों इतनी पूछताछ कर रहे हैं? यह तो मैं आपको नहीं बता सकता, मगर इतना आप समझ लें, यह सरकारी काम है, इसलिए आज मैंने आपको इतनी तकलीफ़ दी है। अजी, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है? हम तो 7 पुश्त से सरकार के फरमाबरदार हैं। और कुछ आज्ञा? एक बात और, पुलिसपति ने गंभीरतापूर्वक धीरे से कहा। मैं मित्रता से आपसे निवेदन करता हूँ, आप इस परिवार से ज़रा सावधान और दूर रहें। फिलहाल इसे अधिक मुझे कुछ न कहना नहीं। लाल की माँ। एक दिन जानकी को बुलाकर मैंने समझाया, तुम्हारा लाल आजकल क्या पाजीपन करता है। तुम उसे केवल प्यार ही करती हो ना? भोगोगी। क्या है बाबू? उसने कहा। लाल क्या करता है? मैं तो उसे कोई भी बुरा काम करते नहीं देखती। बिना किए ही तो सरकार किसी के पीछे पड़ती नहीं। हाँ लाल की माँ, बड़ी धर्मात्मा, विवेकी और न्यायी सरकार है यह। ज़रूर तुम्हारा लाल कुछ करता होगा। माँ माँ पुकारता हुआ उसी समय लाल भी आया। लंबा, सुडौल, सुंदर, तेजस्वी। माँ, उसने मुझे नमस्कार कर जानकी से कहा, तू यहाँ भाग आई है? चल तो, मेरे कई सहपाठी वहाँ खड़े हैं, उन्हें चटपट कुछ जलपान करा दे, फिर हम घूमने जाएंगे। अरे, जानकी के चेहरे की झुर्रियाँ चमकने लगी, कांपने लगी उसे देखकर। तू आ गया लाल? चलती हूँ भैया, पर देख तो तेरे चाचा क्या शिकायत कर रहे हैं। तू क्या पाजीपन करता है बेटा? क्या है चाचा जी? उसने सविनय सुमधुर स्वर में मुझसे पूछा। मैंने क्या अपराध किया है? मैं तुमसे नाराज़ हूँ लाल, मैंने गंभीर स्वर में कहा। क्यों चाचा जी? तुम बहुत बुरे होते जा रहे हो, जो सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले के साथी हो। हाँ तुम हो। देखो लाल की माँ, इसके चेहरे का रंग उड़ गया, यह सोचकर कि यह खबर मुझे कैसे मिली। सचमुच एक बार उसका खिला हुआ रंग ज़रा मुरझा गया मेरी बातों से, पर तुरंत ही वह संभला। आपने गलत सुना चाचा जी, मैं किसी षड्यंत्र में नहीं।
हाँ, मेरे विचार स्वतंत्र अवश्य हैं। मैं ज़रूरत बेज़रूरत जिस तिस के आगे उबल अवश्य उठता हूँ। देश की दुर्वस्था पर उबल उठता हूँ। इस पशु हृदय परतंत्रता पर तुम्हारी ही बात सही। तुम षड्यंत्र में नहीं, विद्रोह में नहीं, पर यह बकबक क्यों? इससे फ़ायदा? तुम्हारी इस बकबक से ना तो देश की दुर्दशा दूर होगी और ना उसकी पराधीनता। तुम्हारा काम पढ़ना है, पढ़ो। इसके बाद कर्म करना होगा, परिवार और देश की मर्यादा बचानी होगी। तुम पहले अपने घर का उद्धार तो कर लो, तब सरकार के सुधार का विचार करना। उसने नम्रता से कहा, चाचा जी क्षमा कीजिए, इस विषय में मैं आपसे विवाद नहीं करना चाहता। चाहना होगा, विवाद करना होगा। मैं केवल चाचा जी ही नहीं, तुम्हारा बहुत कुछ हूँ। तुम्हें देखते ही मेरी आंखों के सामने रामनाथ नाचने लगते हैं, तुम्हारी बूढ़ी माँ घूमने लगती है। भला मैं तुम्हें बेहाथ होने दे सकता हूँ? इस भरोसे पर मत रहना। इस पराधीनता के विवाद में चाचा जी, मैं और आप दो भिन्न सिरों पर हैं। आप कट्टर राजभक्त, मैं कट्टर विद्रोही। आप पहली बात तो उचित समझते हैं। कुछ कारणों से मैं दूसरे कारणों से। आप अपना पद छोड़ नहीं सकते अपनी प्यारी कल्पनाएं के लिए। मैं अपना भी नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी कल्पनाएं क्या है, सुनो तो ज़रा, मैं भी जान लूँ कि अब के लड़के कॉलेज की गर्दन तक पहुँचते पहुँचते कैसे कैसे हवाई किले उठाने के सपने देखने लगते हैं। ज़रा मैं भी तो सुनूं बेटा। मेरी कल्पना यह है कि जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश पर जीता हो, उसका सर्वनाश हो जाए। जानकी उठकर बाहर चली। अरे, तू तो जमकर चाचा से जूझने लगा। वहाँ 4 बच्चे बेचारे दरवाजे पर खड़े होंगे। लड़ तू, मैं जाती हूँ। उसने मुझसे कहा, समझा दो बाबू, मैं तो आप ही कुछ नहीं समझती, फिर इसे क्या समझाऊंगी। उसने फिर लाल की ओर देखा। चाचा जो कहे मान जा बेटा, या तेरे भले ही कहेंगे। वह बेचारी कमर झुकाए उस 60 बरस की व्यय में भी घूंघट संभाले चली गई। उस दिन उसने मेरी और लाल की बातों की गंभीरता नहीं समझी। मेरी कल्पना यह है कि उत्तेजित स्वर में लाल ने कहा, ऐसे दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के स्वर्नाश में मेरा भी हाथ हो। तुम्हारे हाथ दुर्बल हैं। उनसे जिनसे तुम पंजा लेने जा रहे हो, चरमर उठेंगे, नष्ट हो जाएंगे। चाचा जी नष्ट हो जाना तो यहाँ का नियम है। जो संवारा गया है वह बिगड़ेगा ही। हमें दुर्बलता के डर से अपना काम नहीं रोकना चाहिए। कर्म के समय हमारी भुजाएं दुर्बल नहीं, भगवान की सहस्र भुजाओं की सखियाँ हैं। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियोस में हम करने जा रहे हैं। तो हमारे वीडियोस को देखते रहिए। अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कक्षा 11वीं की छात्रा को शेयर करें। धन्यवाद।